गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। बच्चों, कक्षा 9th के अंतर्गत हमारे वर्ण विचार वाला जो बिंदु है, प्रकरण है, वह चल रहा है। तो 9वीं कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार के लगभग भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और 3 इन कक्षाओं में काफ़ी सारी जो वर्ण विचार की परिभाषाएँ थी, या हम कह सकते हैं वर्ण विचार की परिभाषा, उसके भेद, और भेदों में भी उसके स्वर और व्यंजन 2 भेद थे, उनके फिर हमने प्रभेद जाने। जैसे स्वर के बारे में जाना, स्वर के भेदों में हमने देखा कि ह्रस्व स्वर भी होता है, लघु भी होता है, और ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर या पल्लू स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने यह जाना कि व्यंजन जो होते हैं उनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता है। व्यंजन का जब स्वर में मेल होता है तभी उनका उच्चारण हो सकता है या किया जाता है। तो इन स्थितियों को हमने अच्छी तरीके से जाना और समझा। स्वर और व्यंजन के बारे में काफ़ी सारी जो बातें हैं, जानकारी हमने प्राप्त की। अब आज हमारी भाग नंबर 4 की, कौन सी, भाग नंबर 4 की जो कक्षा होने जा रही है, इस कक्षा के अंतर्गत हम व्यंजन के जो भेद होते हैं, जिसमें हमने पहला भेद प्रयत्न विधि के आधार पर देखा, और हमने ये जाना कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमें जो प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न विधि कहा जाता है। तो प्रयत्न विधि के आधार पर हमने वर्णों के भेद, व्यंजनों के भेद जाने, और उसके अंतर्गत हमने समझा कि प्रयत्न विधि के अंतर्गत हमारे स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग और 5 के 25 व्यंजन वर्ण होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। फिर हमने द्वितीय इसमें जाना अंतस्थ व्यंजन, तीसरा जाना हमने उष्म व्यंजन, 4 नंबर पे जाना हमने अयोग्य वाह, जिसमें अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक को रखा गया था। फिर हमने जाना आगत व्यंजन, जिससे हमने ड से डमरू और ठ से ठठेरा को जाना। ये 2 ध्वनियाँ जो थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में हमने व्यंजन वेद के अंतर्गत ही व्यंजन गुच्छ की परिभाषा और उसके 2 प्रभेद देखे, और हमने जाना कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का गुच्छा बना दिया जाता है, उन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है, उनका मेल या योग कर दिया जाता है, तो उसे व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। और उसके क और ख या 1 और 2 प्रकार या भेद होते हैं। एक तो संयुक्त व्यंजन होता है, और दूसरा जो व्यंजन होता है वह र का विशिष्ट रूप होता है। तो संयुक्त व्यंजन में हमने देखा क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्री राम, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। और इसके बाद में 2 के मेल से जो बनते हैं उन द्वित्व व्यंजनों को भी समझा, द्वित्व व्यंजनों से बनने वाले शब्दों को जाना, और फिर हमने उसमें र के 4 जो रूप थे वो हमने जानने का प्रयास किया। अब बच्चों, भाग नंबर 4 की कक्षा में हम व्यंजन भेद के अंतर्गत आगे का अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन भेद के अंतर्गत ही हम स्वर तंत्रियों की स्थिति एवं कंपन के आधार पर उसके भेद समझेंगे। अब बच्चों, भेद जो हम समझ रहे हैं वो है स्वर तंत्री। स्वर तंत्रियों की क्या स्थिति होती है, उनमें किस प्रकार कंपन उत्पन्न होता है, उसके आधार पर हम इसके भेद प्रभेद जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले हमें यह समझ लेना आवश्यक है
कि स्वर तंत्री कहते किसे हैं। लेकिन यहाँ तंत्री शब्द नहीं है बच्चों, बहुवचन आया तंत्रियों। क्या आया है? तंत्रियों। और कंपन किसे कहते हैं? स्वर का तो अर्थ आप जानते हैं, स्वर अर्थात वो ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह से बाहर निकलती है तो फेफड़ों में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और तंत्री का अर्थ होता है कि हमारे मुख विवर में, मुख में वो स्थान जहाँ से उनका उच्चारण होता है उन्हें तंत्र या उच्चारण स्थल कहा जाता है। कंपन शब्द का अर्थ होता है साउंड उत्पन्न होना, ध्वनि या आवाज़ उत्पन्न होना। तो कहने का तात्पर्य है कि वे ध्वनियाँ, वे व्यंजन या वे स्वर ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर में जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनमें किस प्रकार से कंपन, साउंड या ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके आधार पर इसके भेद किए गए हैं। तो नंबर 1 भेद पर तो घोष और अघोष है। नंबर 2 पर अल्प प्राण और महाप्राण को रखा गया है। तो हम इन दोनों ही भेदों को जो है जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला भेद है हमारा घोष। अब घोष शब्द या घोष ध्वनि किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन परिभाषा मैंने लिखी है। उसमें कौन कौन से व्यंजन या स्वर वर्ण आते हैं वो हम समझेंगे, लेकिन घोष का अर्थ समझते हैं। घोष का अर्थ होता है नाद। क्या होता है? नाद। और नाद का अर्थ सामान्य तौर पर साउंड या ध्वनि ही होता है। तो घोष ध्वनियाँ कौन कौन सी है या इसकी परिभाषा क्या है वो हम जान लेते हैं। घोष ध्वनि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वर तंत्रियों से टकराकर नाद उत्पन्न करती है उसे घोष व्यंजन ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे घोष व्यंजन ध्वनि कहा जाता है। अर्थात हमारी हिंदी वर्णमाला में जो 44 व्यंजन है, 44 जो टोटल वर्ण है, जिसमें हमारे 11 तो क्या है? स्वर है और हमारे 33 व्यंजन है। परिणाम स्वरूप हमारे 11 प्लस 33 कितने हुए? 44 हुए। तो कहने का तात्पर्य है हमारी हिंदी वर्णमाला में जो 44 वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण करते समय कुछ वर्ण जिनमें स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं ऐसे होते हैं जिनमें उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में नाद, ध्वनि, साउंड उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, और कुछ ऐसा होती है जिनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है। तो जिनमें बच्चों कंपन उत्पन्न होता है उन्हें घोष ध्वनियाँ या घोष व्यंजन या स्वर वर्ण कहा जाता है। अब घोष के अंतर्गत कौन कौन से हैं वो हम समझते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, 4 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, 3rd, 4th और 5, ये 3 जो व्यंजन हैं वो घोष व्यंजन होते हैं। अब प्रत्येक वर्ग कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क्योंकि प्रत्येक वर्ग में हमारे स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं और हमारे 5 वर्ग होते हैं, 5 के 25 व्यंजन बनते हैं। तो क वर्ग के 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, त वर्ग के 5, प वर्ग के 5। अब जो ये 5 वर्ग है इनका तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण क्या होगा? घोष व्यंजन होगा। तो क वर्ग में देखते हैं क, ख, ग, घ और ड़। ठीक है? च, छ, ज, झ और ट, ठ, ड,
ढे और न, ते थे दे दे और न, पे फे बे भे और मैं। अब देखो बच्चों, 5 वर्ग के 25 मैंने लिख दिए, 5 ये 5 5 5 5 टोटल 25, ठीक है। अब ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न होता है, लेकिन सभी में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा, चौथा और पंचम ही इसमें घोष व्यंजन है। तीसरा कै वर्ग का ग से गाय, घ से गमला और अणकाली, जैसे जहाज, जैसे झंडा और अण। फिर इसमें ये तीनों, फिर द से दवात, द से धनुष, न से नल, ये तीनों। फिर ब से बकरी, ब से भालू, म से मैं। तो कहने का तात्पर्य है जो हमारे 5 वर्ग है उसमें हम प्रथम और द्वितीय को छोड़ देते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम, च वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम, ट वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम, त वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम और प वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम। तो ये हमारे जो 3, 6, 9, 12, 15 जो व्यंजन हमारे बने हैं, ये 15 व्यंजन हमारे घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो ये तो हमने समझा कि प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से व्यंजन होते हैं जिन्हें घोष व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो ये तो हमने प्रत्येक वर्ग वाले को समझने का जो प्रयास था वो किया। अब हम समझते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ ध्वनियाँ या अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी घोष के अंतर्गत ही आते हैं। इनका उच्चारण करते समय भी बच्चों कंपन उत्पन्न होता है, तो इन्हें भी अंतस्थ को अंतस्थ व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनियाँ तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इन्हें घोष ध्वनियाँ भी कहते हैं। इसमें हमारा ये रे, ले, व और है, ये 4 रखे जाते हैं। ये, रे, ले और व, ये 4 इसमें रखे जाते हैं। और इसके अलावा आप स्वर देखते हैं, तो स्वर में लिखा हमने सभी स्वर। तो सभी स्वर में संस्कृत में तो 13 होते हैं, लेकिन हिंदी में हम 11 को ही समझ लेते हैं। तो 11 में ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, लघु ए, दीर्घ ए, लघु औ, दीर्घ औ, और फिर इसके अंतर्गत आगे अन। तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल हमारे 11 स्वर है। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी स्वर अर्थात टोटल हमारे 11 स्वर भी घोष के अंतर्गत ही आते हैं। तो बच्चों घोष व्यंजन को हमने अच्छी तरीके से जाना और समझा। मैं एक बार पुनः आपको बता देती हूँ कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर बाहर आती है, तो स्वर तंत्रियों में जब कंपन नाद उत्पन्न होता है और उस नाद उत्पन्न होने के दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण हो जाता है, वे ध्वनियाँ चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, वे ध्वनियाँ या वे वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम घोष वर्ण होते हैं। हमारे अंतस्थ में ये, रे, ले, व ये घोष वर्ण होते हैं चारों। इसके अलावा हमारे सभी स्वर जिसमें टोटल 11 स्वर है वो हमारे घोष वर्ण होते हैं। अब समझते हैं अघोष। देखो घोष के आगे अघोष शब्द, घोष के आगे अ उपसर्ग लगा हुआ, जिसका अर्थ नहीं, अर्थात जिनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है। घोष के पूरा बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है, अर्थात जिनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अघोष कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है वे ध्वनियाँ चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर निर्बाध रूप से मुख विवर से बाहर आती है, तो स्वर तंत्रियों में जब कंपन उत्पन्न नहीं होता है तो उन्हें जो क्या कहा जाता है, अघोष व्यंजन या अघोष स्वर या अघोष ध्वनियाँ कहा जाता है। अब इसमें भी हम समझते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे कि इसमें 3 थे,
प्रत्येक वर्ग, अंतस्थ और सभी स्वर। वैसे इसमें दो है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा और ऊष्म व्यंजन, जिसमें हमारा दंतव्य, तालव्य और मूर्धन्य तीनों स को रखा गया है। प्रत्येक वर्ग में क वर्ग, क वर्ग का पहला और दूसरा, क और ख। च वर्ग, च वर्ग का पहला और दूसरा, च और छ से छत्ता। ट वर्ग का पहला और दूसरा, ट और ठठेरा। त वर्ग का पहला और दूसरा, त द। इसी तरह प वर्ग का पहला और दूसरा, प से पतंग और फ से फल। तो ये कहने का तात्पर्य है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय जो व्यंजन वर्ण होते हैं, पहले और दूसरे जो वर्ण होते हैं, तो टोटल कितने हुए? 5 वर्ग है। 5 वर्ग के प्रथम और द्वितीय अर्थात हर वर्ग से 2, तो टोटल हमारे 10 हुए हैं। तो ये 10 व्यंजन वर्ण हमारे क्या होते हैं? अघोष व्यंजन ध्वनियाँ या अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का हमने पहले ही समझ लिया था कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय वायु जब निकलती है तो कुछ घर्षण उत्पन्न होता है, कुछ रगड़ के साथ में प्राणवायु निकलती है, और उस समय जिन ध्वनियों का उच्चारण हो जाता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। लेकिन इनमें बच्चों ज़्यादा कंपन उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अघोष ध्वनि कहा जाता है। अब इसमें हमारा दंतव्य, तालव्य, मूर्धन्य और है से हाथी, इन 4 को रखा गया है। तो ये हमारे अघोष ध्वनियाँ है। इस प्रकार बच्चों अघोष में हमने समझा कि प्रत्येक वर्ग का अर्थात हमारे स्पर्श जो 5 वर्ग होते हैं उनका प्रथम और द्वितीय व्यंजन जो वर्ण होता है वह क्या होता है? अघोष होता है। और उसमें में हमारे दंतव्य, तालव्य, मूर्धव्य ने जो स होते हैं वो तीनों, और है से हाथी ये क्या होते हैं? उसमें व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार हमने घोष और अघोष को समझा। अब हम समझते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, अब ये जो भेद हैं यह किस आधार पे हैं? वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, वायु निकलने की दृष्टि से। प्रक्षेप का अर्थ होता है वायु छोड़ना या वायु निकलना। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से निकलती है या छोड़ी जाती है, उस आधार पर जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें वायु प्रक्षेप कहा जाता है। और उनके 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। पहला हम समझते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु निकले वह अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात वो ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से वायु कम निकलती है, हवा कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, देखो बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना होगा, प्रथम, दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा नहीं और पांचवा। प्रथम, तीसरा और पंचम ये क्या होते हैं? अल्प प्राण ध्वनियाँ या अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और इसके विपरीत हम देखते हैं महाप्राण। तो अल्प प्राण का अपोजिट हो गया महाप्राण। तो जिनका उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा अधिक लगती है, वायु की मात्रा अधिक लगती है, प्राण वायु अधिक लगती है, तो उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहा जाता है। इनमें हमारे देखो अल्प प्राण में प्रथम, तृतीय और पंचम थे, फिर छूटे कौन से? हमारे द्वितीय और चतुर्थ। तो ये हमारे अल्प प्राण में चले गए, ये हमारे महाप्राण में चले गए। इसके अलावा हमारे ऊष्म व्यंजन चारों, जिसमें दंतव्य, तालव्य और मूर्धन्य या दंत, तालु, मूर्धा, ये तीनों जो स है और है से हाथी वाला है, ये 4 हमारे क्या है? महाप्राण कहलाते हैं। तो बच्चों आज की जो हमारी कक्षा संचालित हुई है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, और हमने यह जाना कि स्वर तंत्रियों के आधार पर
जो व्यंजन के भेद होते हैं उनमें एक भेद पर्यतन विधि के आधार पर होता है और दूसरा स्वर तंत्रियों में कंपन होने के आधार पर होता है। वीडियो या भाग नंबर 3 की जो कक्षा हुई थी उसमें हमने पर्यतन विधि के आधार पर अंतस्थ, उसमें अयोग्यवाह और आगत और व्यंजन गुच्छ में संयुक्त और र के 4 रूप ये जाने। और आज की कक्षा में हमने व्यंजन या स्वर या व्यंजन वर्ण के जो अन्य भेद थे उनमें हमने काफ़ी कुछ बातें जानी, जिसमें हमने स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होने के आधार पे देखा और दूसरा वायु प्रक्षेप के आधार पे देखा। तो एक बार मैं फिर से रिपीटेशन कर देती हूँ कि स्वर तंत्रियों में कंपन होने के आधार पे हमने देखा कि जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। जिनका उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न हो वे घोष कहलाते हैं और जिनका उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अघोष ध्वनियाँ कहा जाता है। अब वो होती कौन कौन सी है वो मैंने अच्छी तरीके से आपको श्यामपट्ट की सहायता से समझाने का प्रयास किया। इसके बाद में हमने देखा वायु प्रक्षेप, अर्थात श्वास की मात्रा जो मुख विवर से निकलती है, मुख से निकलती है, उसके आधार पर भी हमने भेदों को जानने का प्रयास किया। तो वायु प्रक्षेप के आधार पे हमने देखे 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तीसरा और पंचम अल्प प्राण होता है और जिनमें श्वास की मात्रा अधिक लगती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग में हमारा दूसरा और चतुर्थ व्यंजन बच गया था। तो द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन प्रत्येक वर्ग के, 5 वर्ग के, इसके अलावा दंत, तालु, मूर्धन्य, ये तीनों से और है से हाथी वाला, ये चारों महाप्राण में रखे जाते हैं। तो बच्चों आज हमने पर्यतन विधि के बाद में स्वर तंत्रियों में और वायु प्रक्षेप के आधार पे हमारे जो वर्ण भेद होते हैं उनको अच्छी तरीके से समझा। आगे की कक्षा में हम इनके अन्य भेदों के बारे में चर्चा करेंगे।